चलिए लूसेंट रिवीजन सीरीज का हम लोग आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कुछ पार्ट छूट गया था पिछले सेशन में, उसको देख लेते हैं। उसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे 1835 से 1836 चार्ल्स मेटकॉफ, उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे जो इस लूसेंट में दिया गया है। चलिए इसी के समय यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, इसी के समय यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की किसके अनुशंसा पर इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाया गया भारत में? तो मैकाले के अनुशंसा पर। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। अब मैकाले की अध्यक्षता वाली लॉ कमीशन, मैकाले की अध्यक्षता वाली लॉ कमीशन विधि आयोग यानी कि विधि आयोग का स्थापना 1834 में हुआ था। विधि कमीशन का स्थापना 1834 में। इसका अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में आया था। अब मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। कानूनों का कोडीकरण का प्रयास किया। कानूनों का कोडीकरण का प्रयास कौन किया था? मैकाले ने किया था विधि आयोग के माध्यम से। भारतीय शिक्षा का मैकाले का क्या कहते हैं? कार्यवृत्त 1835 को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ का माना जाता है। यानी कि भारतीय शिक्षा का मैकाले को ही 1835 में भारत में पाश्चात्य शिक्षा की, कौन सी शिक्षा? तो पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन का प्रारंभ माना जाता है 1835 में। बेंटिक ने 1831 में मैसूर में, 1834 में दुर्ग में एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को कब हड़प लिया था? तो ऑप्शन देगा 1830, 1831, 1832, 1833, 1834। तो क्या मारिएगा? 1831 में। मैसूर को 1831 में कौन हड़पा था? तो हड़प की नीति के लिए हम लोग जाने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी, लेकिन एक हड़प जो है हड़पा भी था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हड़पा था मैसूर को, हड़पा था 1831 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को 1831 में। 1834 में कुर्ग और मध्य केचर को हड़पा था कुर्ग और मध्य केचर को 34 में। 1831 1834 लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर को जब हड़प लिया था। 1834 में कुर्ग और मध्य केचर को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हड़प लिया था। इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। उत्तरदायी पदों पर कौन नियुक्त किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसके समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन था और 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो क्या किया गया कि वो उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया, भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया गया। और सदर अमीन यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन में भारतीयों को मिलने वाला सबसे बड़ा पद कौन सा था? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सबसे बड़ा पद भारतीयों को मिलने वाला सदर अमीन 700 रुपये मिलता था। सदर अमीन को 700 रुपये, सदर अमीन को 700 रुपये, सदर अमीन को 700 रुपये, सदर अमीन को 700 रुपये मिलता था, तनख्वाह मिलता था इसके शासनकाल में। यानी कि इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग यानी कि चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा किसी भी नियुक्ति में भेदभाव को नहीं किया जाएगा। नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा 1833 के चार्टर्ड एक्ट। किसी भी नियुक्ति में भेदभाव यानी भेदभाव बहुत प्रकार का होता है, धर्म, जाति, रंग, जन्म के आधार पर। धर्म, जाति, रंग और जन्म के आधार पर जो भी भेदभाव होता है नियुक्ति में भेदभाव नहीं होगा। 1833 के चार्टर्ड एक्ट में नियुक्ति में भेदभाव नहीं होगा। 1833 के चार्टर्ड एक्ट नियुक्ति में भेदभाव नहीं होगा। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत किसी कंपनी को कंपनी के सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को या भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी व्यक्ति को कंपनी में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अब जाइए लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे जो 1829 से 1835 तक रहे हैं। इसी के काल में शिक्षा का माध्यम बनाएगा। लॉर्ड मैकाले अध्यक्षता रहे, लॉ कमीशन आया, विधि आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले बनाए और ये जो सारे काम किए। और 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या हुआ कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत कि नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आ जाए 1835 से 1836 एक साल के लिए थे चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाता है? एक वर्ष के लिए कार्यकाल में प्रेस से नियंत्रण हटाया। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस पर नियंत्रण हटाने के कारण यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 चार्ल्स मेटकॉफ आते ही सबसे पहले प्रेस पर जो भी प्रतिबंध था उसको हटा दिए। इसीलिए प्रेस पर प्रतिबंध हटाने के कारण प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ चार्ल्स मेटकॉफ का शासनकाल 1835 से 1836 था। आ जाता है 1836 लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद एक साल के लिए आए थे चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाता है? तो प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 1836 से 1842 इसने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खां को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की, जो ब्रिटिश समर्थक था। और यह प्रयास प्रथम अफगान युद्ध 1838-1842 के कारण बना और जो ब्रिटिशों के लिए यह एक बड़ी विफलता साबित हुआ। इसने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खां को हटाकर
खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की। मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की, जो ब्रिटिश समर्थक था, और वह प्रयास प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के कारण बना, जो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी विफलता का साबित हुआ। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारा हमारा दोस्त यानी कि लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने को, जो शाह शुजा क्या था, ब्रिटिश समर्थक था, और वह प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था, तो 1838 से 1842। प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 1842। प्रथम अफगान युद्ध एंग्लो अफगान युद्ध 1838 से 1842। अब इस देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल क्या था, 1836 से 1842। 1836 से 1842 लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। उसने अपने शासनकाल में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण खत्म किया। धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण खत्म किया लॉर्ड ऑकलैंड 36 से 42। ऑकलैंड 36 से 42 है। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। यानी कि लॉर्ड ऑकलैंड कलकत्ता से दिल्ली का जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, कलकत्ता से दिल्ली, उसने 1839 ईस्वी में मरम्मत करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। और इसी के यानी कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति प्रदान ब्रिटिश संसद के प्रदान की थी। यानी कि भारतीय छात्र को ब्रिटिश शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी कि डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश जाने की भी अनुमति दी थी कौन, लॉर्ड ऑकलैंड में। याद रखिए, लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल कहता था 36 से 42, और इसके शासनकाल में पहला अफगान युद्ध 1848 के 42 भी हुआ था। पहला अफगान युद्ध इसका शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। और इसने तीर्थ यात्रा का समाप्त कर दिया। धार्मिक मामले पर जो भी प्रतिबंध था उसने हटा लिया, और कलकत्ता से दिल्ली तक जो भी ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका मरम्मत कर 1839 में। और दिल्ली जो भी छात्र डॉक्टरी पढ़ने के लिए ब्रिटिश जाना चाहते थे तो उसको अनुमति प्रदान किया। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ, यानी कि इसी के लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में क्या हुआ, प्रथम एंग्लो अफगान 1838 से 1842 तक। 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड चला गया। 36 से 42 ऑकलैंड, 36 ऑकलैंड, 42 से 44 एलनबरो। चलिए, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। सिंध की अगस्त 1843 में सिंध पर विजय, पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया। सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य मिला लिया गया। सिंध को 1843, सिंध विजय 1843, सिंध विजय 1843। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, नेपियर ने कहा था। सिंध विजय के विषय में कौन कहा था जो कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी? वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, किसने कहा था? तो जॉन नेपियर ने कहा था कि सिंध विजय के उपलक्ष्य, सिंध विजय 1843, सिंध विजय के उपलक्ष्य में नेपियर ने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, अफगानी तूफान की पूंछ थी। और दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ था। या दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के एक्ट 5, 1843 में दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबारो के शासनकाल। लॉर्ड एलनबारो का शासनकाल 42 से 44। 1836 से 42 किसका था? तो 36 से 42 था हमारा ऑकलैंड। 36-42 ऑकलैंड, 36-42 ऑकलैंड, 36-42 ऑकलैंड, 36-42 ऑकलैंड, 42 से 44 हमारा हो गया एलनबरो। 36-42 ऑकलैंड एलनबरो, ऑकलैंड एलनबरो, ऑकलैंड एलनबरो, ऑकलैंड एलनबरो, ऑकलैंड एलनबरो। एलनबरो के शासनकाल में ही धारा हमारा 1843 में क्या हुआ कि दास प्रथा का 1843 धारा 5 में दास प्रथा का 10 नहीं 5 दास प्रथा का 1843 में धारा 5 के तहत किया गया। स्वामियों को अपने दासों को दावा करने के लिए न्यायालय में जाने से वंचित किया गया। यानी कि अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय में जाने से वंचित किया गया 1843 धारा 5 के तहत। अब देखिए, रविवार को छुट्टी की सूरत 1843 लॉर्ड एलनबारो के शासनकाल में। रविवार को छुट्टी 1843 लॉर्ड एलनबारो के शासनकाल में। अब 44 से 48 लॉर्ड हार्डिंग प्रथम इसके शासनकाल में समय महत्व घटना थी। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46, यानी कि 44 से 48 राज्य, इसमें 45 से प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। 45 से एंग्लो सिख युद्ध हुआ था हार्डिंग प्रथम के शासन। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 45 से 46, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के साथ लॉर्ड प्रथम शासन करता था 44 से 48, और इसी के शासन 45 से प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजी विजय हुआ था। नरबली प्रथा पर लॉर्ड हार्डिंग, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी
लॉर्ड डलहौजी 4849 यानी कि 48 से 56, लॉर्ड डलहौजी 48 से 56 रहते हैं। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 45 से 46 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 48 से 49, जो कि द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 48 से 49। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, पंजाब का ब्रिटिश शासन में 29 मार्च 1849, पंजाब का ब्रिटिश शासन में 29 मार्च 1849, 29 मार्च 1849। जगत प्रसिद्ध सिख गुरु सिख राज्य का प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। यानी कि द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच में। यह शासनकाल था हमारा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का शासनकाल में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों की विजय हुई थी, और ये सब हुआ था 1845 से 1846 के शासनकाल में। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849, जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पंजाब का 29 मार्च 1849 के बीच में पंजाब का विजय हो गया था। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध का महारानी विक्टोरिया को चला गया था। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के हारने के बाद लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 1849, उसके बाद कोहिनूर हीरा जगत प्रसिद्ध कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 1848, प्रथम रामनगर का युद्ध 1848, द्वितीय रामनगर चिलैया वाला और तीसरा गुजरात चेनाब नदी के किनारे है युद्ध। तीसरा युद्ध गुजरात नामक स्थान पर लड़ा गया था और सिख बुरी तरह पराजय हुआ था। तो याद रखिए, रामनगर चिलैया वाला गुजरात युद्ध है। रामनगर चिलैया 1849 में 3 युद्ध लड़ा। 1848 में रामनगर, 1849 में हमारा द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान जो हमारा हार गया, उसके बाद महारानी विक्टोरिया को चला गया हमारा हीरा कोहिनूर हीरा जो महारानी विक्टोरिया को चला गया उस दौरान। और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध, एक था रामनगर 1848, चिलैया वाला 1849, गुजरात के चिनाब नदी के किनारे हुआ था 18, जिसमें सिखों की बुरी तरह पराजय हुई थी। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852 में लोअर बर्मा और पिग्गू को अंग्रेजी राज्य को मिला लिया गया। लोअर बर्मा और पिग्गू को अंग्रेजों राज्य में मिला लिया गया। लोअर बर्मा और पिग्गू को अंग्रेजों राज्य में मिला गया। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852 में के तहत लोअर बर्मा और पिग्गू को अंग्रेजों राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार, यानी कि 2 अंग्रेज के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण आरोप लगा 1850 में सिक्किम को मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम को 1850 में मिला लिया। डलहौजी ने सिक्किम को 1850 में, पंजाब को 1849 में। एंग्लो सिख युद्ध के दौरान, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान, यानी कि कब हुआ था, डलहौजी के साथ में 48 से 49 के शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। रामनगर के युद्ध 1848 में, और चिलैया वाला के युद्ध 1849 में, और गुजरात के युद्ध भी हुआ था 1849 में। उसके बाद जो हमारा सिक्किम को 2 अंग्रेजी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाकर 1850 में सिक्किम को 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया। 1852 में एक इनाम कमीशन, 1852 इनाम कमीशन किसी से संबंधित है। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। भूमिकर रहित यानी कि वैसा भूमि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, उस वैसे जागीर को पता करके छीनना था। उसका इनाम कमीशन जो 1852, इनाम कमीशन किसके शासनकाल में आया था? इनाम कमीशन 1852 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। और इनाम कमीशन का यही था कि ऐसा भूमि का पता लगाना जो टैक्स रहित है और उसको छीन के फिर से भी मिला लेना। तो टैक्स रहित भूमि को पता करना, इनाम कमीशन टैक्स रहित भूमि, इनाम कमीशन भूमि और 1852 में था। इनाम कमीशन 1852 में था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए कुछ राज्य थे। सतारा सबसे पहले, सर्वप्रथम सतारा लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा था। 1848 सतारा, जैतपुर संबलपुर 49, जैतपुर बुंदेलखंड में है। जैतपुर संबलपुर 49, सतारा 48, जैतपुर संबलपुर 49, बघाट 50, बघाट हिमाचल प्रदेश में, बघाट 50, जैतपुर संबलपुर 49, सतारा 48, जैतपुर संबलपुर 49,
और हमारा बघाट 50, बघाट 50, उदयपुर 52, उदयपुर 52, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54, उदयपुर 52, उदयपुर 52, झांसी 53, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54, नागपुर 54, नागपुर 54, झांसी 53, झांसी 53, नागपुर 54, झांसी 53, नागपुर 54, सतारा 48, सतारा 48 है, सतारा 48 सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी को उसके व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए याद किया जाता है। इसके तहत हड़प लिया जाता था, इसे हड़प नीति के नाम से जानते हैं, व्यापक नीति के नाम से जानते हैं। और इसको सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को 1848, जैतपुर बघात को, जैतपुर संबलपुर 49, सतारा 48, जैतपुर संबलपुर 49, बघाट 50, 52, 52 में था हमारा 53 झांसी 54 नागपुर, 53 झांसी 54 नागपुर। अब 52 में था हमारा मध्य प्रदेश का उदयपुर, 52 में उदयपुर, 56 में 1856 को भारत के कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अवध को किस 1856 में किसके अनुसार मिलाया गया था, तो कुशासन के आरोप लगाकर। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 में जब अवध को मिला लिया गया था, उस समय कौन था, वाजिद अली शाह था। अब 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का स्थापना का था। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक अवध के सआदत खां, अवध के संस्थापक सआदत खां। 1856 में तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया। 1856 में तोपखाना जो था कोलकाता में था, तोपखाना कलकत्ता से ले जाकर मेरठ में रख दिया गया था। 1856 में तोपखाना को कोलकाता से हटाकर मेरठ को कर दिया गया और सेना का मुख्यालय शिमला स्थापित किया गया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले तोपखाने को कोलकाता से हटाकर मेरठ रख दिया और क्या कर दिया कि सेना का मुख्यालय शिमला स्थापित कर दिया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, जिला में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास, मुंबई के एक विश्वविद्यालय स्थापित किया। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया था। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी कहता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में थाने के बीच मुंबई से थाने 16 अप्रैल 1853 रेलवे थी। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। 1849 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया गया। 1854 के नया पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत 1854 में पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा आयोग का स्थापना किया। लोक सेवा आयोग 1854 भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक सेवा विभाग 1854 सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक सेवा विभाग 1854। इसी के समय 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से तार सेवा शुरू की गई। कलकत्ता से आगरा पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की लॉर्ड डलहौजी सन 1853 में कलकत्ता से आगरा पहली बार बिजली से तार संचालित तार सेवा का शुरू किया गया कलकत्ता से आगरा 1853 में। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 में चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। 1853 में चार्टर्ड एक्ट के तहत कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसका उम्र 18 से 23 रखा गया था। यानी कि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का व्यवस्था 1853 में किया गया और इसका उम्र था 18 से 23।
53 में 23, 1823, 53 में 1823, 53 में 1823 था उम्र। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय जिन्हें 1863 में लंदन में हुए सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सेवा परीक्षा में कब हुआ था? 1863। सत्येंद्र नाथ टैगोर 63 सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में लंदन में हुआ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था। 1922 में इलाहाबाद भारत और लंदन दोनों स्थानों पर, 1822 में इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर 1822 के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया ना, दोनों जगहों पर सिविल साथ साथ लंदन और इलाहाबाद दोनों साथ साथ 1922 में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया। डलहौजी ने नर बलि प्रथा का रोकने का प्रयास किया। डलहौजी ने नर बलि प्रथा का रोकने का प्रयास किया। डलहौजी ने नर बलि प्रथा का रोकने का प्रयास किया था। डलहौजी। अब लॉर्ड कैनिंग का देखते हैं, फिर बचा हुआ कल देखेंगे रिवीजन सीरीज में। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62, कैनिंग 56 से 62 भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। अंतिम गवर्नर जो लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। और इसी के समय महत्वपूर्ण घटना 1857, इसी के समय में ही सबसे महत्वपूर्ण 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह लॉर्ड कैनिंग। 57 का जो विद्रोह था, 1857 का जो विद्रोह था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया था। ब्रिटिश संसद में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय उच्च हाईकोर्ट अधिनियम भारतीय हाईकोर्ट में 1861 में पेश किया गया। ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश हाईकोर्ट अधिनियम 1861 पेश किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासन में। इसी वर्ष के इसे पारित भी कर दिया गया, यानी कि पेश किया गया 1861 में इसे पारित भी कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया। यानी कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया। पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। जितना पुरानी सुप्रीम कोर्ट था और सदर अदालत उनको समाप्त कर दिया गया। और कलकत्ता, मद्रास, मुंबई को एक उच्च न्यायालय, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई को एक हाई कोर्ट दिया गया 1861 में। 1857 में, यानी कि क्या था हमारा था 1861 में हाई कोर्ट, 57 में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, 57 विश्वविद्यालय हाई कोर्ट अधिनियम 1861। इसी के साथ कलकत्ता, मद्रास, मुंबई को एक हाई कोर्ट दिया गया। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय, 1866 में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में, इलाहाबाद में 75 में जो कि आगरा से 1875 में स्थानांतरित की गई। आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित 1875 में। आगरा में एक हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में और 75 में स्थानांतरित करके आगरा से इलाहाबाद कब गया? 1875 में। हाई कोर्ट को आगरा से इलाहाबाद ले गया 1875। आगरा में हाई कोर्ट की स्थापना 1875 में स्थानांतरण 1866 में आगरा में हाईकोर्ट की स्थापना, और वही हाईकोर्ट आगरा से स्थापित करके इलाहाबाद ले गया 1875 में। चलिए, इस सेशन के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।